ये कहानी है कोलंबियन ड्रग माफिया ग्रिसेल्डा ब्लांको की। 70 के दशक की वो महिला जिसके सामने बड़े बड़े अपराधी भी खौफ खाते थे। उसने अपने बलबूते मियामी में ड्रग बिजनेस का साम्राज्य खड़ा किया। बहुतों ने उसे रोकने की कोशिश की, मार काट खून खराबा भी हुआ, फिर भी वो पीछे नहीं हटी और डंके की चोट पर सब कुछ हासिल की। मगर जुर्म तो जुर्म है, एक ना एक दिन हिसाब तो देना ही होगा। ये है ग्रिसेल्डा, जिसे चोट लगी हुई है, खून बह रहा है तथा काफी घबराई हुई है। जल्दीबाजी में बैंडेज वगैरह लगा के अपने तीनों बच्चों उबर, डिक्सन और ऑजी को ली और यहां से तुरंत 9-2-11 हो गई। रास्ते में बच्चे पूछने लगे कि मामला क्या है, वो कहाँ जा रहे हैं। ग्रिसेल्डा ने बताया कि अल्बर्तो से उनकी अनबन हो गई है, इसलिए वो ये शहर छोड़कर मियामी जा रहे हैं। मियामी में ग्रिसेल्डा की एक दोस्त रहती थी, जिसे इत्तिला करके ये उसके घर पहुंचे। फिलहाल के लिए इनके रहने का जुगाड़ तो हो गया, मगर आगे क्या करना है, किस तरह से इनका यहाँ पर गुजारा होगा, इस पर चर्चा हुई। कार्मेन यही मियामी में एक ट्रैवल एजेंसी चलाती थी। वो एक्स ड्रग डीलर की पत्नी रह चुकी है। जिस तरह से उसने अपने पति को छोड़ा, मियामी आई ट्रैवल एजेंसी की बिजनेस शुरू की और सेटल हुई। ठीक उसी प्रकार ग्रिसेल्डा भी ड्रग व्यापार को छोड़ उसी की तरह अपना धंधा वगैरह करने की सोच रही है, बताया उसने। इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए तो कार्मेन ने उसे अपने एजेंसी पर काम दे दिया। देर रात को घर लौटी, तब तक तीनों बच्चे सो चुके थे। अगले पल बैग से ड्रग्स निकाल कुछ सोच में पड़ गई, फिर उसी जगह छिपा कर रख दी ताकि कार्मेन को इसकी भनक ना लगे। आज उसका कार्मेन के ट्रैवल एजेंसी में काम का पहला दिन था। मौका देख वो अपने जिगरी दोस्त आर्तुरो के पास फोन लगाई, जो कि उसके पति अल्बर्तो के लिए ही काम करता है। ग्रिसेल्डा की आवाज फोन पर सुनते ही वो बेचैन हो उठा। ऐसा लग रहा था मानो ग्रिसेल्डा यहाँ से कुछ बड़ा कांड करके भागी है। आर्तुरो ने उसे सचेत किया कि अल्बर्तो के लोग उसे अभी भी कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं। खैर, कांड करने के साथ साथ ग्रिसेल्डा यहाँ से भागने से पहले 1 किलो ड्रग भी चुरा ले गई थी। अब वो एक नई शुरुआत करना चाहती है, पर उसे पता नहीं कि मियामी में ड्रग वगैरह का धंधा कहाँ चलता है। यही जानने के लिए उसने फोन किया था। अल्बर्तो से उस जगह का नाम पता कर वो वहां पहुंच गई। इस जगह का नाम था द म्यूटनी। अब बस उसे किसी तरह उस आदमी को ढूंढना था जिससे वो डील कर सके। ये क्लब खचाखच नशेड़ियों से भरा हुआ था। वो चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे एक शख्स दिखा जिसकी सानो शौकत से लग रहा था कि शायद वही इस एरिया का ड्रग डीलर होगा। उस तक पहुंचने के लिए उसने एक लफुए को मामू बनाया और फिर ये शख्स, जिसका नाम था जॉनी, वो सैंपल लेकर अपने आका अमीलकर के पास पहुंचा। मगर अमीलकर को उनके ड्रग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो डील करना तो दूर, माल को सूंघा तक नहीं। मामला हाथ से फिसलते देख ग्रिसेल्डा आगे आई और बताई कि ये ट्रक से अपने 11 साल के बेटे के बैग में स्मगल करके लाई है। उसका माल एकदम कड़क है, बस वो एक बार ट्राई तो करे। अमीलकर उसे ये कहते हुए नकार दिया कि उनका काम बड़े लेवल पर चलता है, ये आधा 1 किलो से वो क्या ही उखाड़ लेंगे। यहाँ से जलील होने के बाद ये दोनों बाहर निकले ही थे कि तभी जॉनी ने उन पर गन पॉइंट कर लिया, फिर एक घूंसा जमा के उसके पेट में मारा और ट्रक छीन ले गया। सोची थी कि इस ट्रक को बेचकर यहाँ ट्रैवल्स एजेंसी खोलेगी, सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा, मगर पल भर में उसके साथ खेला हो गया। देर सवेर घर पहुंची, सिगरेट जलाई और फूंकने लगी। अब आगे क्या होगा, बच्चों का खर्च वगैरह कैसे मैनेज होगा, यही सब दिमाग में चल रहा था। इतने में उसका छोटा बेटा ऑजी जगा। उसे अपने सौतेले डैड अल्बर्तो और अपने घर की याद सता रही थी। यही से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। अल्बर्तो अपनी वाइफ ग्रिसेल्डा को लेकर अपने बड़े भाई फर्नांडो के घर डिनर पार्टी करने के लिए ले आया था। अंत में पता चला कि सब झूठ था। असल में पिछले दिनों न्यूयॉर्क में उसकी 2 और शिपमेंट पकड़े गए थे, जिसके चलते मार्केट में उनका नाम खराब हो चुका था। इसलिए कोई भी डीलर उसके साथ काम करने को तैयार नहीं थे। बताया उसने कि इतने सालों में उन्होंने जो कुछ भी बनाया वो एक झटके में खत्म होने के कगार पर है। वही फर्नांडो उसके साथ काम करने को अब भी तैयार है, मगर उसकी एक शर्त है। वो ग्रिसेल्डा को पसंद करता है, बस एक रात की बात है। वैसे भी ग्रिसेल्डा पहले प्रोस्टिट्यूट थी, जिस पर वो भड़क गई। काफी रिक्वेस्ट करने बाद कि उनका धंधा चौपट हो जाएगा, उनके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, तब जाके कहीं वो इसके लिए तैयार हुई। बंगले में पहुंची, फिर जो कुछ होना था उसके साथ हुआ। उसी रात वो फर्नांडो के राइट हैंड डारियो के साथ वापस अल्बर्तो के पास लौट आई। एक तो वो उसके लिए इतनी नीच काम करके आई, ऊपर से वो उसके साथ क्या क्या हुआ, वाहियात सवाल पूछे जा रहा था। ग्रिसेल्डा ने भी मन बना लिया कि अब बस जितना उसके लिए करना था वो कर ली, वो उसे छोड़कर जा रही है। इसी बात को लेकर दोनों में अनबन हो गई। अल्बर्तो ने भी बोल दिया कि उसके ये महंगे महंगे कपड़े, ये चमचमाती कार वगैरह सब कुछ उसके पैसे से चला रही है। अगर वो नहीं होता तो वो आज भी बाजार में कौड़ियों के भाव बिक रही होती। फिर क्या था,
तैस में आकर ग्रिजिल्डा ने गन निकाल अल्बर्टो और उसके पंटर दोनों को ठोक डाला। उसे भी एक गोली छू कर निकल गई। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा ही था, वैसे ड्रग बिजनेस का आइडिया ग्रिजिल्डा का ही था। वो अल्बर्टो की पार्टनर थी और जब उसने जताया कि ये साम्राज्य उसने अकेले खड़ा किया है तो उसकी सुलग गई और उसे मारने से पहले बोलती गई कि तेरे बगैर मैं कहां तक पहुंचती हूं ये जमाना देखेगा। अगले दिन वो जॉनी का पीछा करना शुरू की। पता चला कि वो उसके ट्रक का सैंपल किसी और शख्स को चेक करवा रहा था। ग्रिजिल्डा घात लगाकर उसके गाड़ी के पीछे छिप गई और वो जैसे ही वापस आया बैट लेकर उस पर टूट पड़ी। ऊपर से धमकाने भी लगी कि ये बात वो उसके आका अमीलकर को भी बताएगी। अमीलकर के नाम से उसके अंदर इतना खौफ था कि वो उसका नाम सुनते ही ग्रिसिल्डा की बात मानने को राजी हो गया। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि किसी भी ड्रग माफिया का एक एरिया होता है जिसके अंदर कोई भी ऐरा गैरा ड्रग्स सप्लाई नहीं कर सकता। अगर किसी का नाम सामने आया तो वो सीधे गोली से बात करते हैं। इसीलिए जॉनी इतना डर गया था। अगले दिन ड्यूटी के दरमियान जॉनी एकाएक एजेंसी आ धमका, ये बताने के लिए कि आज रात 9 बजे फलाने जगह मीटिंग फिक्स हो गई है। कार्मेन ने ये बात सुन ली और ये आदमी कौन है, किस मीटिंग की बात हो रही है, पूछने लगी। ग्रिसिल्डा ने जॉनी को चुप कराने की कोशिश की मगर वो जाते जाते उसका भांडा फोड़ गया कि तुम्हारी दोस्त हेरोइन बेचती है। ये सुन तो कार्मेन का पारा हाई हो गया। इस ड्रग बिजनेस के दलदल में ग्रिसेल्डा दोबारा ना फंसे, इसीलिए तो कार्मेन ने उसे रहने को घर काम वगैरह सब कुछ का जुगाड़ किया। मगर इसके सबब मिला क्या? धोखा। वैसे इतने दिनों में ग्रिसिल्डा के पास सिर्फ 7 कस्टमर ही आए थे। इस तरह तो वो खुद का घर वगैरह नहीं ले सकती, इसलिए वो आखिरी बार इसे करना चाहती थी। कार्मेन ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे घर से निकाल दिया। एजेंसी के पास में ही एक रेस्टोरेंट था जहां पर ग्रिसिल्डा प्रतिदिन लंच वगैरह करने जाती थी। उसकी नजर में एक लंबा चौड़ा पहलवान टाइप का एक बारटेंडर था। उसे बताई कि आज रात एक मीटिंग है, अगर वो उसका बॉडीगार्ड बनकर चले सिर्फ दिखावे के लिए तो उसे एक मीटिंग के $200 मिलेंगे। जितना वो महीने में कमाता है उतना सिर्फ एक मीटिंग के लिए मिल रहे हैं तो वो भी मना नहीं कर सका। चमचमाती हुई कार रेंट पर लेकर रात के 9 बजे ये उस बार में पहुंचे जहां पर मीटिंग होने वाली थी। इनके दिखावे का आलम भी नेक्स्ट लेवल का था। जैसे जैसे ग्रिसिल्डा ने उसे करने को कहा, चूचो ने बिल्कुल वैसा ही किया। कार से बाहर निकला, दरवाजा खोला, तब जाके मैडम बाहर आई। फिर जॉनी को बकायदा धमकी दी कि इस बार कुछ गड़बड़ हुआ तो उसका बॉडीगार्ड गेम बजा देगा। ये उस डीलर से मिले। उसका नाम था एडी। बड़ा ही मजाकिया टाइप का बंदा था। ग्रिसिल्डा से अपनी लंबी नाक सहलाने को बोल रहा था। पता नहीं इसमें उसको कौन सी खुशी मिल रही थी। खैर जो भी हो, माल तो ये पहले ही चेक कर लिए थे। पैसे वगैरह का लेन देन भी हो गया। इसी खुशी में एडी ग्रिसिल्डा के साथ डांस करने का इच्छा जताया जिसे वो मना कर नहीं सकी। अभी डांस करते हुए कुछ पल ही बीते थे कि इतने में कोई दरवाजे पर दस्तक दिया। जॉनी ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक शख्स जिसके खोपड़ी के आर पार चाकू घुसा था दिखा। जिस आदमी ने उसकी ये दुर्दशा की थी वो दूसरे हाथ से पिस्टल निकाला और ले धड़ाधड़ गोलियां फायर करते हुए अंदर घुसा। जब तक सामने वाले कुछ समझ पाते कईयों को निपटा दिया। जवाबी फायरिंग में उसे भी गोलियां लगी मगर फिर भी वो चट्टान के माफिक अड़े खड़ा रहा। उसके सामने वहां कोई भी नहीं टिक पाया। जॉनी, एडी, उसके पंटर सब के सब ढेर हो चुके थे। वो अनजान शख्स उस आदमी के मुंडी से चाकू बाहर निकाला और ग्रिसिल्डा को मारने के लिए एक कदम ही बढ़ाया होगा कि इतने में चूचो ने उसके पेट पर धड़ाधड़ गोलियां दांग दी। अगले पल वो उस पर भी टूट पड़ा। ग्रिसिल्डा और चूचो को छोड़ यहाँ सबके सब मारे गए। वो झट से पैसे उठाई और लेकर सीधे अमीलकर के अड्डे पर पहुंच गई। वो भी सोच में पड़ गया कि ये किस किस्म की औरत है। अभी तो वो इनको निपटाने के लिए अपने एक प्यादे को भेजा था। ग्रिसिल्डा बच भी गई और यहाँ से भागने के बजाय उसके सामने खड़ी है। कुछ तो बात है उसमें। यही सोचकर वो उसे एक मौका दिया कि 1 महीने के अंदर अगर उसमें दम है तो उसकी शिपमेंट डबल करके दिखाए, फिर वो उसको अपना सप्लायर बना लेगा। ग्रिसिल्डा के लिए ये बाएं हाथ का खेल था क्योंकि उसने कोकेन का धंधा 10 साल तक किया है। मेडेलिन से लेकर न्यूयॉर्क तक ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर उसने कोक न बेची हो। ये बताते हुए वो यहां से निकल गई। ग्रिसिल्डा का भी सही हिसाब किताब था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सब कुछ सेटलमेंट करने के लगभग 25-30 दिन बाद ग्रिसिल्डा का दोस्त आर्तुरो 10-12 लड़कियों को लेकर यहाँ मियामी आया। ये सब लड़कियां ग्रिसिल्डा को भली भांति जानती थीं क्योंकि एक वक्त था जब ग्रिसिल्डा भी इन्हीं के साथ मेडेलिन में प्रोस्टिट्यूट वर्कर थी। यहाँ से सब मोटल पहुंची। दरअसल कार्मेन के घर से निकलने के बाद इन्होंने यहाँ इस मोटल में कमरा ले लिया था। इसके बाद ये लड़कियां लाइन में लगी और बारी बारी इनके ब्रा का चिरफाड़ शुरू हुआ। असल में ये अपने अपने ब्रा के अंदर ड्रग का पैकेट सील कर मेडेलिन से यहाँ स्मगल करके लाई थी। ड्रग स्मगल करने का ये फाड़ू तरीका ग्रिसिल्डा का ही था जिससे ये 10 किलो ड्रग
एक बार में स्मगल कर पाए। 1 किलो का दाम $25,000 था, मतलब 10 किलो के 2.5 लाख। ऐसे ही साल के 12 राउंड मार दिए तो बनेंगे $3 मिलियन, यानी पैसा ही पैसा होगा। पर आर्तुरो को एक चिंता अभी भी सताए जा रही थी। अल्बर्टो का भाई फर्नांडो ग्रिसेल्डा से बदला लेने के लिए अपने राइट हैंड डारियो को लगा चुका था। डारियो ग्रिसेल्डा का घर छानने के बाद मेडेलिन के उस वैश्यालय पहुंचा जहां पर ग्रिसेल्डा किसी जमाने में काम किया करती थी। एक दलाल को पैसे खिलाने के बाद उसने बताया कि अभी पिछले हफ्ते ही उसका फोन आया था। यहाँ की कुछ लड़कियां उससे बात कर रही थीं। अगले दिन एकाएक उनमें से 12 लड़कियां छूमंतर हो गईं। पूछने पर भी यहाँ की किसी लड़की ने मुंह नहीं खोला। दारियो ने सोचा कि खुद ही उनसे पूछकर देख लिया जाए। वही एक कमरे में 2 लड़कियां बैठे बैठे गप्पे लड़ा रही थीं। दारियो उनके बीच पहुंचा और बताया कि वो ग्रिसेल्डा का पुराना दोस्त है, मगर सालों बाद यहाँ आने पर वो उसे कहीं दिख नहीं रही है। तब उनमें से एक ने बताया कि वो बहुत चालू चीज थी। यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसने नकली माल बनाना सीखा और फिर यहाँ से 9-2-11 हो गई। वैसे जहां तक दारियो ने सुना था कि उसका पति उसे यहाँ से छुड़ा ले गया, जिस पर दोनों ठहाका मार के हंस पड़ी कि उसका कोई पतिवती नहीं था। वो यहाँ से अपने बलबूते पर भागी। पैसे खिलाने पर एक ने बक दिया कि वो मियामी में है। दूसरी तरफ ग्रिसेल्डा ड्रग शूटकेस में भरकर अभी बाहर निकली ही थी कि तभी उसकी मुलाकात कार्मेन से हुई। दरअसल ड्रग स्मगलिंग के लिए ग्रिसेल्डा ने प्लेन की टिकट्स जो खरीदे वो कार्मेन के ही एजेंसी से ही खरीदे थे, ताकि उन पर किसी को शक न हो। मगर कार्मेन इसके सख्त खिलाफ थी। वो नहीं चाहती कि ग्रिसेल्डा ड्रग स्मगलिंग करवाने के लिए उसके एजेंसी से टिकट खरीदे। वो बड़ी मुश्किल से इस दलदल से बाहर निकल पाई है, इसलिए फालतू के किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहती। इसके बाद ये डील फाइनल करने के वास्ते अमिल्कार के हवेली पर पहुंचे, जहां पर ग्रिसेल्डा ने आर्तुरो की जान पहचान उससे करवाई। वादे के मुताबिक ये 10 किलो कोकेन मेडेलिन से यहाँ स्मगल कर चुके हैं। अब बस पैसे की बात हो जाए तो कार्यक्रम आगे बढ़े। लेकिन ऐन वक्त पर आकर अमिल्कार ने उनका ड्रग खरीदने से मना कर दिया, क्योंकि उसके अपने सप्लायर पापो मीजिया से पेमेंट को लेकर कुछ अनबन थी, जो कि अब सोर्टेड हो गई है। अगले ही पल पापो ने भी धमकाना शुरू किया कि दूसरों के धंधे में टांग अड़ाओगी तो जान से जाओगी। ये बात भी सही ही था। अब पापो अपनी जगह भला ऐसे ही किसी को आने थोड़ी ना देने वाला था। मतलब ये बुरी तरह फंस चुके थे। ले दे के इनके हाथ कुछ नहीं लगा। इस बात को लेकर ग्रिसेल्डा काफी टेंशन में पड़ गई कि आखिर वो उसके पास आई लड़कियों की पेमेंट कैसे करेगी। उनमें से कुछ ने तो इजाबेल से पेमेंट के लिए पूछना भी शुरू कर दिया था। वैसे इन सब लड़कियों में इजाबेल ग्रिसेल्डा की सबसे क्लोज फ्रेंड थी। हार पछताकर वो ग्रिसेल्डा के पास आई कि क्या मामला है। ग्रिसेल्डा ने जो कुछ हाल रहा सो सब कह सुनाया। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव जून को देखते हैं, जिन्हें उस रात बार में हुए नरसंहार वाली जगह से कुछ सबूत मिला था। कुछ सिगरेट मिले थे, जिनमें से एक पर लिपस्टिक लगा था। बार की एक वेटर से पूछताछ करने पर पता चला कि अंदर ड्रग्स वगैरह का डील पहले से ही होता था। जिस रात कांड हुआ उसने अंदर एक महिला को जाते हुए देखा था, मगर डिटेक्टिव जून के सीनियर ये मानने को तैयार नहीं थे कि कोई महिला ड्रग के धंधे में शामिल हो सकती है। गोलीबारी तो बहुत दूर की बात है। उनका इस तरह से सोचना सही भी था, क्योंकि 70 के दशक तक कोई ऐसा केस सामने नहीं आया था जिनमें कोई औरत ड्रग के धंधे में शामिल हो। इधर ग्रिसेल्डा और इजाबेल सारा मामला चौपट होने बाद एक फैंसी बार में पहुंची कि दुखी होने से अच्छा कुछ पार्टी ही कर लिया जाए। मगर यहाँ तो सब मरैले पड़े थे, पार्टी वाली कोई बात ही नहीं थी। वैसे इजाबेल को ही किसी फैंसी जगह आना था। यहाँ सब डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क, वकील वगैरह भरे पड़े थे। कुल मिलाकर ये शरीफों का बार था। फिर क्या था, दोनों ने ड्रग लिया और पार्टी कैसे करते हैं इन शरीफों को सिखाने उनके बीच कूद पड़ी। बहुतों को फ्री में ड्रग भी बांटी। इसी बीच में ग्रिसेल्डा को एक आइडिया आया, जिसे अगली सुबह वो सबके सामने शेयर की। वो कल रात उस मार्केट को देख आई जहां पर पैसा ही पैसा है। किसी भी ड्रग माफिया की नजर अब तक उस जगह नहीं पड़ी थी। वो बात कर रही थी गोरों की, जो बहुत अमीर है, उनके पास सब कुछ है। तो प्लान ये है कि ये उनको ड्रग फ्री में बांटेंगे और इसकी लत लगाकर एक नया मार्केट खड़ी करेंगे। उधर पापो ने ग्रिसेल्डा पर नजर रखने के लिए अपने एक आदमी को लगाया था, जिससे इनको ये पता चल चुका था कि ग्रिसेल्डा मेडेलिन से हॉट लड़कियां मंगाकर उनके हाथों गोरों में फ्री में ड्रग बंटवा रही हैं। उसका ये नया मार्केट खड़ा करने का तरीका फेल होगा, ये अमिल्कार को 100% विश्वास था, क्योंकि वो शरीफ और अमीर लोग हैं। वो हम जैसों से डील कभी नहीं करेंगे। ग्रिसेल्डा अपना वक्त और ड्रग दोनों बर्बाद कर रही हैं। ऊपर से वो उनका एरिया भी नहीं है, इसलिए ग्रिसेल्डा वहां कुछ भी करे अमिल्कार को इससे कोई मतलब नहीं था। इधर ग्रिसेल्डा का सप्लायर मियामी आ चुका था। वो उसे कुछ दिखाने के लिए यहाँ बुलाई थी, ताकि उसका भरोसा जीत कर उससे और ड्रग की डिमांड कर सके। क्योंकि पैसे तो थे नहीं उसके पास, ऊपर से पिछले डील का पेमेंट भी इन्होंने आधा ही किया था। अगली सुबह फर्नांडो और उसका राइट हैंड डारियो
यहाँ की सरजमी पे पैर रख चुके थे। आज रात को ग्रिसिल्डा ने एक यॉट पार्टी रखी थी जिसमें इन्होंने यहाँ के सिर्फ अमीर लोगों और उनके यहाँ काम करने वाले लोगों को ही इनवाइट किया था। ये वाइन पीने वाले कबूतरों को जब असली नशा का पता चला तो ऐसे एंजॉय करने लगे मानो उनकी लाइफ में इसी चीज की कमी रह गई थी। पैसा, धन दौलत, शोहरत तो था ही उनके पास। देखते ही देखते कुछ देर में ही इनके 3 किलो ड्रग बिक गए। ग्रिसिल्डा इसी चीज को दिखाने के लिए पनेसो को यहाँ बुलाई थी। वैसे ग्रिसिल्डा ने मालधनियों को टारगेट किया है, लेकिन वो हर हफ्ते यॉट पार्टी तो नहीं कर सकती। ऐसे में इनका ड्रग बिकेगा कैसे? ग्रिसिल्डा ने इसका भी इंतजाम कर लिया था। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अमीरों के घर पे काम करते हैं। कोई उनके बच्चों को कोचिंग देने जाता है तो कोई उनके घर का नौकर है, और वो सब के सब उनके डीलर बनने को तैयार है। मतलब अमीर लोग उनसे ड्रग खरीदने तो आएंगे नहीं, इसीलिए उनके नौकरों के जरिए ये उन तक माल पहुंचाएंगे। ये 3-4 जगह को एक साथ टारगेट कर रहे थे। मतलब हफ्ते में इनको 100 किलो कोकेन की जरूरत होगी। तभी पता चला कि बाहर कोई हंगामा कर रहा है। वो पापो था जो ग्रिसिल्डा को अपनी मार्केट खड़ा करता देख बौखलाया हुआ था। हवा में फायरिंग कर सबको चेतावनी दिया कि अगर किसी ने ग्रिसिल्डा से माल खरीदने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। जिस पर ग्रिसिल्डा ने भी उसे अच्छे से समझा दिया कि ये अमीलकर और उसका एरिया नहीं है, यहाँ वो जो मर्जी वो करेगी। अगले पल उसने ग्रिसिल्डा को दबोचकर गन पॉइंट कर लिया। तभी सामने से पनेसो के पंटरों ने भी पापो पर गन पॉइंट कर लिया। पनेसो ने पापो को वार्न किया कि ये ग्रिसिल्डा का एरिया है और वो उसका पार्टनर है। मौके की नजाकत देख पापो को यहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ा। पनेसो के साथ डील भी फिक्स हो गई, यानी ये हर हफ्ते 100 किलो हेरोइन स्मगल करके यहाँ लाएंगे और खूब पैसे छापेंगे। यहाँ से ग्रिसिल्डा घर पहुंची तो अपने बच्चों के साथ फर्नांडो और दारियो को देख हैरान हो गई। अभी तीनों बच्चों को इस बात की खबर नहीं थी कि उनके सौतेले बाप अल्बर्टो को ग्रिसिल्डा ने जान से मार डाला था, इसीलिए वो रातों रात मेडेलिन छोड़कर भागे थे। चूंकि अल्बर्टो फर्नांडो का छोटा भाई था, इसलिए भाई के मौत का बदला लेने के लिए ही यहाँ आया था। सब कुछ समझने के बाद ऊबर उन्हें रोकना चाहा, पर दारियो उनके सामने गन लेकर खड़ा हो गया। यहाँ से फर्नांडो ग्रिसिल्डा को दूसरे कमरे में ले गया और ये कहते हुए उसे बेल्ट से पीटने लगा कि उसने उसके भाई को क्यों मारा। उनकी ये बातें इस रूम में भी साफ सुनाई दे रही थी। ग्रिसिल्डा ने जवाब दिया कि अल्बर्टो उसके यानी फर्नांडो के पास सोने के लिए जबरन भेजा था और बाद में ताने मार रहा था, इसीलिए उसने उसके भाई को मारा। उसकी बातें सुन फर्नांडो को कुछ फर्क नहीं पड़ा। अगले पल वो उसका गला दबाकर मारने ही वाला था। इधर तीनों भाई मिलकर दारियो को दबोच लिए। फिर ऊबर ने डेस्क से गन निकाल फर्नांडो पर पॉइंट कर लिया, पर गन चलाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। तभी पीछे से दारियो ने उसे दबोचकर गन छीन लिया। फर्नांडो ने उसे ऊबर को खत्म करने को कहा, लेकिन उसे खत्म करने के बजाय दारियो ने फर्नांडो को ही शूट कर दिया। पता चला कि वो बच्चों को नहीं मारता। फर्नांडो को मारने का एक रीजन ये भी था कि अल्बर्टो और फर्नांडो दोनों भाइयों ने मिलकर ग्रिसिल्डा का शोषण किया और जवाब में ग्रिसिल्डा ने जो कुछ भी किया वो सही किया। यही से दारियो भी ग्रिसिल्डा के गैंग में शामिल हो गया। 3 महीने के अंदर अंदर इन्होंने इतना पैसा छापा कि अब इनके पास गाड़ी, घोड़ा, घर सब कुछ था। ग्रिसिल्डा की सहेलियां चौगुना पैसा तो कमा ही रही थी, ऊपर से उनके लिए महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आना ये दर्शा रहा था कि वो सब के सब उसके लिए खास है। वैसे ग्रिसिल्डा गैंग के लोग अंधा पैसा बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस पर दूसरे गैंग की नजर तो पड़ेगी ही। अभी पिछले दिनों ही पापो मेजिया के एक आदमी ने ग्रिसिल्डा के डीलर, जो कि एक टेनिस कोच था, उसे पीट दिया और उसका माल भी छीन लिया। वही ओचोआस गैंग के लोगों की नजर ग्रिसिल्डा के इस बिजनेस मॉडल पर पड़ चुकी थी। आर्तुरो ने बताया कि ओचोआस गैंग ग्रिसिल्डा के इस बिजनेस को खरीदना चाहते हैं। कल उनके साथ मीटिंग है। आर्तुरो का भी यही सुझाव था कि रोज रोज के झंझट से अच्छा इसे बेचना ही सही रहेगा। ओचोआस इस धंधे में सबके बाप है, उनसे पंगा लेना सही नहीं रहेगा। मगर ग्रिसिल्डा किसी भी कीमत पर अपने इस बिजनेस को बेचने नहीं वाली थी। इन दिनों नॉर्थ अमेरिका तक खबर फैल चुकी थी कि कोलंबिया में कोई एक लेडी है जो ड्रग का धंधा चलाती है। 70 के दशक में किसी लेडी ड्रग माफिया का होना सबके लिए आश्चर्य की बात थी। वो उसे कहते थे गॉड मदर, लेकिन वो कौन है, कैसी दिखती है, पता ठिकाना किसी को कुछ पता नहीं था। आगे क्या होगा जब गॉड मदर का सामना कोलंबिया के सबसे बड़े ड्रग सप्लायर फाबियो ओचोआ से होगा? क्या ग्रिसिल्डा उनका सामना कर पाएगी या फिर होगा मौत का तांडव? जानने के लिए देखते रहिए।